तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ये तो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। और जेई के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मेनली साइंस स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स के बारे में, बिकॉज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और मेरे क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, एंड आई स्कोर्ड 95% इन माई क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। जी हाँ, जैसा ही देखा आपने, बी मोटिवेटेड, ये मेरा पहला पॉइंट है। बी मोटिवेटेड इस केवल हमारी सक्सेस का ही नहीं, हमारी लाइफ का भी सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत लोग इस पॉइंट को लास्ट में बोलते हैं कि सारा हो गया अब बी मोटिवेटेड, पर मेरा पॉइंट हमेशा, मेरे लिए हमेशा ये पॉइंट सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो आपका उस काम को स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप उस काम को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा। क्या कहना है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम फिलॉसफी का लेक्चर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ। तो बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस के बारे में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं मैथ से, मेरा पर्सनल फेवरेट। पता नहीं कुछ बच्चे मैथ से इतना डरते क्यों हैं, वो अजीब अजीब फुल फॉर्म निकालते हैं मैथ्स की। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भाई मैथ्स के लिए क्या करना है? मैथ्स के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी। हाँ, वो बेसिक्स है पर बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 80% ऑफ पेपर तो एनसीईआरटी में से ही आना है। ठीक है, अब बात यह है कि बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व करते नहीं है, बच्चे पोस्टपोन करते रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि बाद में कर लूंगा, मैं थोड़ा और बाद में कर लूंगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तब बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो तब पता चलता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी नहीं हो रहे। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि साथ साथ एनसीईआरटी को सॉल्व करते चलें। हाँ, तो भैया आपने बोला कि एनसीईआरटी चैप्टर के साथ साथ करनी है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद कौन सी बुक करनी है? तो चैप्टर खत्म होने के बाद करनी है आपको आर डी शर्मा। ये मैथ्स के लिए सबसे अच्छी बुक है। एक बार आपको आर डी शर्मा करने की आदत लग गई ना, तो फिर आपके लिए कोई बुक डिफिकल्ट नहीं होगी मैथ्स में। और स्पेशली ये सिर्फ मैं बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। जेई मेंस वाले बच्चे आर डी शर्मा करके ये मत समझ लेना कि सारी बुक्स हो जाएंगी उनसे। तो जेई मेंस वाले बच्चों के लिए आगे भी करना होता है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल अपना कंसंट्रेशन सिर्फ बोर्ड क्लास 12 पे रख रहे हैं। और जेई वालों के लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो अब करते हैं इंग्लिश की बात। तो देखो, इंग्लिश का सीन सबसे सिंपल है अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तो। अगर तुम मेहनत करने से नहीं कतराते, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में फिर भी थोड़ा होता है कि इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, या फिर ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ चैप्टर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा हर चीज़ में, चाहे वो आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हो या फिर आपकी वो क्वेश्चन आंसर्स हो, लिटरेचर हो। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का तो सीन ये है कि आप दिन में ऑल्टरनेटिवली डेज में कम से कम 15-20 मिनट निकालिए और उसको एक रीडिंग स्किल, कभी रीडिंग स्किल या फिर कभी राइटिंग स्किल्स का कोई टॉपिक लेके बैठ जाइए जिसे आप सॉल्व करें। अब कोशिश कीजिए कि उसे 15 मिनट में सॉल्व कर पाएं, पर हाँ, शुरुआत में आपसे 15 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएगा तो टेंशन ना लें। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको प्रैक्टिस होने लगेगी तो आपकी स्पीड अच्छे से हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि आप 25 मिनट में एक राइटिंग स्किल कर सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर 25 मिनट में आप एक रीडिंग पैसेज सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस करने के साथ स्पीड इंप्रूव होगी और आप धीरे धीरे उसे 15 मिनट में भी करने लगेंगे। और ये इसका सबसे अच्छा तरीका है, ट्राई करके देख लेना, 100% सक्सेस गारंटेड है। और राइटिंग स्किल्स में ये ध्यान जरूर रख लेना कि फॉर्मेट के नंबर होते हैं, चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो कंटेंट में, पर अगर फॉर्मेट गलत है ना तो नंबर कट जाएंगे। पर वहीं अगर फॉर्मेट अच्छा से लिखा है और फॉर्मेट सही लिखा है और अच्छे से साफ साफ लिखा है तुमने, तो अगर कंटेंट में कुछ गलती भी है ना तो वो इग्नोर हो जाएगी। तो राइटिंग स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
लाइक अनगिनत टिप्स होती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे टीचर को इम्प्रेस करना है, कैसी प्रेजेंटेशन रखनी है। तो अब चलते हैं लिटरेचर में। इसमें बाकी दोनों से चीज़ें सिंपल होती हैं, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स से, क्योंकि फिर भी इसमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने चैप्टर्स की डिटेल रीडिंग करनी है, अच्छे से समझना है चैप्टर्स को, और स्टोरी लाइन को समझना है कि क्या हो रहा है, कब कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, और हर इवेंट के बारे में डिटेल्ड में नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि उसी पे क्वेश्चंस आने हैं। और इसमें फ़ायदा होता है जिन बच्चों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं उन बच्चों को, क्योंकि तुम्हें आंसर बना के प्रेजेंट करना अच्छे से आता है। तो तुम अगर आंसर अच्छे से बना के प्रेजेंट करोगे तो टीचर नंबर दे देंगे, अगर अच्छे से प्रेजेंट करा है तो। हाँ, तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो काफ़ी बच्चे फिजिक्स में अच्छा करते हैं, पर यहाँ बात अच्छा करने की नहीं है, यहाँ बात सबसे अच्छा करने की है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, जो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। पर बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी काफ़ी टफ है, एनसीईआरटी समझ नहीं आती, और एनसीईआरटी पे जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो बहुत अजीब अजीब से है। तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो सुनिए कि जो सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो उसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए, उसकी थ्योरी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। उसकी थ्योरी ज़्यादा भी नहीं है पर सफिशिएंट है। उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की कोशिश करो, थ्योरी और फॉर्मूलाज के बेसिस पे। कम से कम 2 बार ट्राई करो, अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा सही तो एक बार चेक करो कि कहाँ गलती हो रही है, और फिर कैसे उस गलती को सुधारना है वो देखो। तो अब आ जाते हैं रेफरेंस बुक पे। तो हमारे टीचर ने हमें रेफर करी थी सुमिता अरोड़ा। आपके टीचर जो बुक बताएं आप उसको फॉलो करो, और जो उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको खुद सॉल्व करो। और सुमिता अरोड़ा के इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसकी बेस्ट बात यही है कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब भर भर के एग्जाम्पल हैं। तो जितनी प्रैक्टिस चाहिए उसकी आपकी उससे हो जाएगी। तो उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो खुद से जब तक आंसर नहीं आता, और अगर आंसर नहीं आ रहा है या गलत आ रहा है तो फिर देखो कि कहाँ गलती हो रही है। तो फिर उस गलती से आप सीखोगे और आगे उस गलती को मत नहीं दोहराओगे। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है रेफरेंस बुक का कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा करने को मिल जाते हैं। तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे। हाँ, तो अभी इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। आप उसको ट्राई कीजिए और वो अब आपसे होने लगेंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, और अपनी कोशिश कीजिए कि आप उसको जल्द से जल्द उसको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ख़त्म कर सकें। वो एक बहुत अच्छा लेवल है उन प्रॉब्लम्स का, और वो करनी आपको बहुत ज़रूरी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और फिजिक्स में इस बात का जरूर ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना। ये बहुत जरूरी होती हैं एग्जाम के टाइम पे, इससे क्विक रिवीजन हो जाता है। हाँ, पर इसे एग्जाम में फर्रे बना के मत ले जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। और फिजिक्स में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हर चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगी आपको। तो उनको आप अलग से लिख लीजिए किसी कॉपी में, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, वो बहुत हेल्पफुल करेगी। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, मेरा सेकंड फेवरेट और बहुत ही आसान है। मेरे हिसाब तो केमिस्ट्री सबसे आसान है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत और सफिशिएंट भी है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी एनसीईआरटी मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट होती है, पर उसमें एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती, कुछ और करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ पे एनसीईआरटी सफिशिएंट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो मतलब अगर कोई आपको बोले भी कि भाई ये बुक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी है, तो उसको बता देना नहीं ब्रो, केमिस्ट्री के लिए तो एक ही बुक अच्छी है जो कि है एनसीईआरटी। तो जो भी चैप्टर करना है सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ लो, और फिर उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, और फिर उसकी बैक एक्सरसाइज कर लो। तो और फिर इसको रिविज और उस चैप्टर का रिवीजन करते रहो, आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से हो जाएंगे एग्जाम्स। और ये भी मेन बात है कि उसके जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसका रिवीजन नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। अगर वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो उसके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको अलग से लिख लो कहीं कॉपी में, और फिर उसको पढ़ते रहो, वो उसका रिवीजन करते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फिजिकल का चैप्टर है तो उसके लिए आप फार्मूला शीट्स बना दो जो उस चैप्टर में यूज हो रही हैं, तो फिर वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी।
और पेपर में फिजिकल के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला सारे अच्छे से आने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। और केमिस्ट्री में ये भी है कि उसमें डेफिनेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेफिनेशन जनरली हर चैप्टर में होती है और उन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कॉपी में लिख के उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी भी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बिल्कुल रटने वाली चीज़ है, बिल्कुल रट्टू तोता बन जाओ, रटते रहो केमिस्ट्री को। तो एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसको समझ सकते हो तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज़ जो भी आप रट रहे हो, आप ध्यान से देखना, आप उसको एक तरीके से समझ सकते हो। और अगर आप उसे समझ गए तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा रटने से। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा CS। तो CS में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बुक आपके टीचर ने आपको बताई है आप उसे फॉलो कीजिए। हमारे टीचर ने हमें बताई थी सुमिता अरोरा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है CS के लिए। तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करें। कोशिश कीजिए कि बिना आंसर देके आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएँ। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको समझिए कि कैसे होना है और क्या कॉन्सेप्ट लगना है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल सारे सॉल्व करके आप पहुंच जाइए बैक एक्सरसाइज पे। बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी है CS में, क्योंकि वहीं से आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस मिलते हैं। CS में ज़्यादा असाइनमेंट्स हमें नहीं मिलते, तो हम बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं CS के लिए। तो बैक एक्सरसाइज जो भी बुक की दे रखी है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने टीचर से पूछिए, उस क्वेरी को ख़त्म कीजिए, उस क्वेरी को सॉल्व कीजिए। और CS में आपको हर चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होने हैं आपकी कंप्यूटिंग में या फिर आपकी कोडिंग में, जहाँ पे भी यूज़ होने हैं उसका यूज़ ध्यान रखिए और उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले बच्चे हैं, लाइक जेई मेंस वाले बच्चे, वो CS से थोड़ा घबराए हुए रहते हैं, क्योंकि उनको CS पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। वो ज़्यादा टाइम नहीं निकालते अपने CS के लिए, वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते CS पे। तो उनको घबराहट होती है कि CS में वो कैसे करेंगे। पर मैं आपको बता सकता हूँ कि CS में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक नहीं दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि CS में 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आपके नंबर लग जाते हैं और अच्छे ही लगते हैं। बस आपका टीचर पे इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि CS का पेपर आसान आता है, मतलब काफ़ी आसान आता है और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे नंबर ही आएंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, यानी कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। तो यार सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने इसका एक अलग से पॉइंट रखा। वरना मैं हर सब्जेक्ट के एंड में बोल सकता था कि सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना। पर बात यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि कैसा पेपर आने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में। तो उसकी मदद से तुम अपने एक आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा पेपर कैसा हो सकता है, कैसा होने वाला है। और जो 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस साल अपने 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए तो इट्स हाई टाइम। तो अब तो तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और तुम कोशिश करो कि एक दिन में एक सैम्पल पेपर, या फिर अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम ऑल्टरनेटिव डेज पे हर 2 दिन में एक सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर तो ज़रूर सॉल्व करना है। बाकी तुम्हारे मेन बोर्ड्स एग्जाम्स आने से पहले तुम कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर तो सॉल्व करने ही है। और ये जो मैं 10 पेपर कह रहा हूँ इसमें तुम अपने आप डिवाइड कर सकते हो कि तुम्हें सैम्पल पेपर कितने करने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर कितने करने हैं। मैं तो यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े ज़्यादा करो मैथ्स में, प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े ज़्यादा करो इंग्लिश में और CS में और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, और मैथ्स और केमिस्ट्री में सैम्पल पेपर ज़्यादा करो, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री में थोड़ा ट्रेंड चेंज होता रहता है क्वेश्चंस का। जनरली फिजिक्स और CS के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स और CS में प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना।
तो यार ये चीज़ तो तुम्हें अभी तक पता ही चल गई होगी कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं पता चली तो मैं बता देता हूँ कि जितना क्रिकेट में बैट इंपॉर्टेंट है और नदी में डुबकी मारने से पहले स्विमिंग आना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। और बोर्ड एग्जाम ही नहीं कि जितने भी एग्जाम हैं उन सब में आपको उन सब की प्रिपरेशन में आपको सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया जानने सीखने को मिला होगा और आप इस वीडियो की मदद से अपनी स्टडीज़ को और इम्प्रूव कर पाएँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट में अलग से वीडियो बना दूँ जिससे आपके सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर हो जाएँ। बाकी कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और हर सब्जेक्ट पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ क्या। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय। तो ये वीडियो बोर्ड्स वाले और जेई वाले दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए थी, पर अब आने वाली है एक वीडियो बहुत जल्द जिसमें मैं आपको बताऊंगा जेई की प्रिपरेशन के बारे में इन कंप्लीट डिटेल।